हेलो नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों। मैं दिवाकर सर क्लासेस में सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आज फिर से हम क्लास को लेके आ गए हैं और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उससे हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में फिजिक्स में हमने पढ़ा था अनुगमन वेग, ठीक है, और वैद्युत धारा पढ़ा था। इसके अलावा हमने जो है वैद्युत धारा घनत्व भी पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा घनत्व, अनुगमन वेग, ठीक है, और धारा घनत्व। इन तीनों के बीच हम संबंध पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, और शेयर जरूर किया करो। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे पहले से ही हमारे में प्लेलिस्ट है और ऑलरेडी पहले से एक बार पूरी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म है, समाप्त है, तो पूरे बच्चे उसको देखते रहते हैं। तो आप भी उसको देख सकते हो, पीछे जाकर कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं फटाफट क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ये होगा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध होगा, ठीक है। वैद्युत धारा में संबंध होगा, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल सा सिस्टम है एकदम। वैद्युत धारा हमारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर होता है। और अनुगमन वेग क्या होता है? हमारे चालकों में जो आवेश होते हैं। जैसे मान लो हमने एक चालक एक ले लिया, ठीक है, ठीक है, अभी मैं ऐसे बना देता हूं। हमने एक चालक ले लिया पीक्यू। क्या ले लिया हमने? चालक। हमने एक चालक ले लिया पीक्यू, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वैसे इस साइड से नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमने एक चालक ले लिया पीक्यू, ठीक है। क्या ले लिया हमने? हमने एक चालक ले लिया पीक्यू, जिसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई हो गई एल। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया? कैपिटल ए हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये चूंकि चालक है, जब चालक है तो इसमें पहले से पाए जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाएगा इसमें? इसमें पहले से पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको हमने बना दिया ऋणावेश। ऋणावेश मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से पाए जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ऐसे ही। इसमें क्या हो गया? हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस चालक पीक्यू को हमने क्या कर दिया? एक सेल या बोल लो बैटरी से हमने जोड़ दिया। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? अगर सेलों को, कई सेले को हम जोड़ देते हैं, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ दें श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में, तो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाएगा बैटरी, ठीक है। यहाँ हमने बैटरी ले लिया। जो बड़ा वाला होता है, ये बड़ी प्लेट जो होती है, इसको धन प्लेट बोलते हैं, और जो छोटी प्लेट होती है उसे हम ऋण प्लेट बोलते हैं। अब जैसे इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक देखो, कभी भी परिपथ बनाओ तो उसमें कुंजी जरूर बनाओ, क्योंकि कुंजी अगर बन जाती है, की हमारी बन जाएगी, तो की बनने से क्या होता है? जो धारा होगी वो हमारे कंट्रोल में होगी। जब चाहेंगे तब स्विच ऑन कर देंगे, जब चाहेंगे स्विच ऑफ कर देंगे। नहीं तो बार बार बैटरी से तार को छोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई हमारे पास। हमने इसको चालक से जोड़ दिया। अब इसमें घटना क्या घटेगी? जैसे हम कुंजी को ऑन करेंगे, अंग्रेजी में ऑन बोलोगे, और हिंदी में बोल सकते हो परिपथ को जैसे ही बंद करेंगे, तो परिपथ हमारा बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इधर ये धन से जुड़ा है, तो ये सिरा पी वाला क्या हो जाएगा? ये धन विभव को हो जाएगा, लिखना नहीं, समझ जाओ। और क्यू वाला क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे धन हो गया, ऋण हो गया। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, धन से किधर? ऋण की तरफ। जैसे धन की ऋण की, धन से किधर हो जाएगा? ऋण की तरफ। तो तुरंत इस पे वैद्युत क्षेत्र लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की कार क्या लगेगा? इस पे बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र हो गया धन से ऋण की तरफ, तो इस पे जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, यानी इस पे लगेगा ऋण से धन की तरफ। वैसे यहाँ पे मैं प्लेट चेंज करूंगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन जो बनाया है ना, इसको इधर जाने के लिए बनाया है, क्योंकि स्पेस इधर छोड़ा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हमने ऋण वाला प्लेट कर दिया, और इधर हमने धन वाला प्लेट कर दिया, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा? इधर वाला सिरा धन हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला सिरा क्या होगा? इधर वाला हमारा धन यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है।
जैसे ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, धन से ऋण की तरफ हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र के कार्य इस आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे बल लगेगा विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब हो गया ये किधर लगेगा, ये लगेगा ऋण से धन की तरफ। वैसे भी लॉजिक समझ लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ऋण से प्रतिकर्षण होगा, धन से आकर्षण होगा। तो ये हमारा तुरंत क्या करने लगेगा, इधर गति करने लगेगा। इससे पहले ये कौन सी गति कर रहा था, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले ये गति कर रहे थे अनियमित गति, यादृच्छिक गति, या फिर इसको ब्राउनी गति भी बोल सकते हैं। लेकिन अब जैसे इसको हमने जोड़ दिया तो ये सूक्ष्म वेग से कहां गति करने लगेगा, एक दिशा में इधर चलने लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसी को कहते हैं अनुगमन वेग। कौन सा वेग कहते हैं, ये अनुगमन वेग से इधर चलने लगेगा। यही होता है हमारा अनुगमन वेग होता है। क्या होता है, अनुगमन वेग। इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं वीडी से। कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं वीडी से। ठीक है, क्लियरिटी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब इसके बाद अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भाषा हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यहाँ पे मैं शार्ट में भाषा थोड़ा क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया, सबसे पहले मैं इस साइड से लिखूंगा, माना अनुप्रस्थ काट कैपिटल ए तथा लंबाई यल का एक चालक तार PQ है, जिसके दोनों सिरों को क्या किया हमने, बैटरी को कुछ नाम देते हैं। चलो, इसको बैटरी ई लिख सकते हैं, ई से सेल, या फिर बी लिख सकते हो, बैटरी है तो। ठीक है, इसके सिरों, दोनों सिरों को क्या किया, बैटरी ई के ऋण व धन सिरे को क्या कर दिया हमने, बैटरी के ऋण व धन सिरे से क्रमशः जोड़ दिया। ठीक है, क्रमशः जोड़ दिया। बस, अब ये हो गई हमारी कहानी। अब इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसको हमने जोड़ दिया तो अब इसमें क्या होगा, आवेश का प्रभाव होगा। ठीक है, समझ रही। तो यहाँ पे हमने मान लिया, देखो जोड़ दिया, क्रम से जोड़ दिया, जोड़ते ही क्या होगा, धारा जहां प्रवाह होगा। ठीक है, यदि PQ हमारा जो चालक तार है, अब इसमें देखो आवेश की कितनी मात्रा होगी, हमें यही तो देखना है। तो PQ जो चालक तार है, चालक तार के एकांक आयतन में हमने मान लिया, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। देखो, क्योंकि तार अगर हमारा लंबा हो, जैसे कोई भी तार हो बहुत लंबा हो, तो हम सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर सकते, तो हम एकांक आयतन में काउंट कर लेंगे। उसके बाद एकांक मतलब 1 मीटर क्यूब में कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर अगर आयतन हमारा 10 हो 50 हो, हम उतना गुना कर सकते हैं, पर पूरे में काउंट करने का मतलब ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो हमने मान लिया कि PQ चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या वही आवेशों की संख्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान ले, स्मॉल एन मान लेते हैं, स्मॉल एन है। ठीक है, तब संपूर्ण तार में आवेश की मात्रा
अब देखो पूरे चालक तार में तब कितना हो जाएगा आवेश की मात्रा, आवेश की जो मात्रा है वो Q बराबर, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, एकांक आयतन में कितना हो गया, N हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एकांक आयतन में कितना आवेश है, N गुणे PQ चालक तार का आयतन, PQ चालक तार का आयतन, इसका कितना आयतन है, ठीक है। यहाँ आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी तार होते हैं वो होते हैं बेलनाकार, कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, ठीक है। बेलनाकार होते हैं, और बेलन के आयतन का जो हम यहाँ फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमको दिया है और इसकी लंबाई हो गई है, तो आराम से क्षेत्रफल इनटू क्या कर देंगे, लंबाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बेलन हो तो सिंपली हम लगा सकते हैं यहाँ पे लॉजिक। यहाँ पे आयतन होता है, ये अगर ऊंचाई होगी इसकी तो हम ए एच यहाँ पे लिख सकते हैं, आयतन को क्या लिख सकते हैं, ए एच यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आयतन क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो गया एन इंटू ये हो जाएगा ए एल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए एल, ठीक है। ये हो गया आवेश, बात समझ आ रही है। अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जो PQ हमारा तार है, इसमें हमने इसको बैटरी जोड़ दिया, इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो VD वेग से एक सिरे से कहां तक जाएंगे, दूसरे सिरे तक, यह लंबाई तय करेंगे। हमने मान लिया यह लंबाई तय करने में इनको कितना समय लगता है, यदि T समय मान लो, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा P सिरे से Q सिरे तक, इसका मतलब क्या है, यल लंबाई है सिरे तक, अर्थात क्या कर सकते हैं, यल लंबाई, अर्थात यल लंबाई की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तय करने में T समय लगता हो। तो देखो हमें चाहिए यहाँ वैद्युत धारा, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय होता है, आवेश को हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे कितने आवेश हो गए, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है आवेश Q बराबर, रुक जाओ, यहाँ पे होता है E, ठीक है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E होता है, यहाँ पे हो जाएगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक लाइन यहाँ बढ़ा देता हूं, आवेश Q बराबर होता है Ne, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा गुणे E, या नहीं होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो Q बराबर हमारा फार्मूला है, यहाँ पे स्मॉल n, पहले देखो कुल इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, एकांक आयतन में इतना है, ठीक है, हो जाएगा n गुणे आयतन, आयतन का मतलब हो जाएगा An, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा E, तो हमारा जो आवेश है वो बनेगा n EAL, ठीक है, क्या बनेगा, n EAL बन जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को है, हमने यहाँ पे एकांक आयतन तो पूरा इकट्ठा आयतन पे भी मान सकते थे, पर हमारे सामने जो तार आएगा वो तार 10 मीटर का भी हो सकता है, 50 मीटर का भी हो सकता है, तो एकांक का हमें पता होना चाहिए, बाकी तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यह नहीं होता फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसको मान लो पूरा कैपिटल N है, कुल आवेश की मात्रा कैसे निकलेगी, एकांक पे गणना कर लेंगे, पूरे आयतन से गुणा कर लेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे हम समय निकाल लेते हैं, आवेश निकल चुका है, तो यहाँ हो जाएगा यल लंबाई दूरी तय करने में जो समय है तय करने में T समय लगता हो तो T समय लगता हो तो क्या होगा बताओ, अगर T समय लगता है तो हमें पता है कि यहां से तो अनुगमन वेग से चलते हैं इलेक्ट्रॉन, चूंकि बैटरी जुड़ चुकी है, तो किस वेग से चलेंगे, अनुगमन वेग से चलेंगे, तो अनुगमन वेग हमारा क्या है, VD। तो यहाँ पे
अनुगमन वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन यहाँ इलेक्ट्रॉन यल कर रहा है कितने समय में, टी समय में। तो जो यल दूरी ये तय कर रहा है टी समय में, वो किस वेग से चला होगा, वीडी वेग से ही चला होगा। तो यहाँ पे वीडी बराबर क्या होगा, यल बटे टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से हम निकाल सकते हैं समय टी का मान, या टी बराबर, टी को इधर भेज दो और वीडी को यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा यल बाई, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, इसको उसका सन 1 बना लो या इक्वेशन 2 बना लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, या टी का मान निकाल लो। अब आ जाओ, अतः पी क्यू चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा, क्या हो जाएगा वैद्युत धारा, आई इक्वल हो जाता है क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू हो गई एन ई एल हो गया है। ठीक है, वैसे एन ही होता है, पर यहाँ जो एन है ये पूरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, एकांक आयतन में है, इसलिए हमने साथ में आयतन से भी गुणा किया है। तो हो गया Q बराबर एन ई लग गया यहाँ पे, और बटे यहाँ समय जो है T, इसको हम चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, तो T की जगह हम रख सकते हैं यल बाई वी, या ऐसे ही देख लो यल बटे टी किसके बराबर है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यल बटे टी वी डी के बराबर है। तो यहां से आई बराबर हो जाएगा हमारा एन ई ए वी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा हो गया। अगर यहाँ पे हम ध्यान देते हैं तो ये हमारा निकल गया, दोनों में संबंध, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। अगर यहीं से मान लो अगर एग्जाम्स में हमारे अगर ये कहता है कि ये तो पूछा तो ठीक है, अगर यहीं पे वैद्युत धारा की जगह हमसे कह दे धारा घनत्व तो कह दे, तो हम सभी जानते हैं यहीं से हम एक लाइन और बढ़ा लेंगे, या करके यहाँ ए गुणे में है इधर भेज देंगे तो भागे में, या आई बाई ए इक्वल टू एन ई ए वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अतः धारा घनत्व बराबर, हम जानते हैं धारा घनत्व किससे दिखाते हैं, हम लोग जे से दिखाते हैं। ठीक है, तो जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू होता है आई बाई ए। तो या तो आई की वैल्यू यहां से रख दो, इसमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे देख लो यहाँ ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, हो जाएगा एन ई ए वी डी, नहीं तो चाहो तो यहाँ आई की वैल्यू रख दो एन ई ए वी डी, तो भी यहाँ पे ए से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे जे बराबर हो जाएगा हमारा एन ई ए, सॉरी ए नहीं रहेगा इसमें, ए कट गया ना, ए नहीं रहेगा इसमें, ए कट जाएगा, ए हट गया यहाँ से ना, वी डी। ठीक है, सही है, तो ये हो जाएगा एन ई वी डी। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैं एक बार तेजी से इसको दोहरा देता हूं, कुछ कठिन नहीं है। अगर एग्जाम में धारा घनत्व तो पूछ रहा है तो यहां तक आओ, वरना यहीं से ही काम खत्म कर दो। एक बार तेजी से देख लो, हमसे कह रहा है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक चालक तार ले लिया पीक्यू, क्या ले लिया हमने, ठीक है, हमने एक चालक तार क्या ले लिया, हमने एक चालक तार पीक्यू ले लिया। अब चालक तार जो पीक्यू हमने ले लिया, तो इसमें हमने मान लिया इसकी लंबाई क्या है, यल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, वो हमारा कैपिटल ए है। इसको हमने बैटरी के धन सिरे से और ऋण सिरे से क्रमशः इसको जोड़ दिया, जैसे जोड़ दिया उसमें लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम निकालेंगे दो चीजें, हमको पता है जैसे जोड़ देंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो यादृश गति कर रहे थे, कौन सी गति कर रहे थे, जो यादृश गति कर रहे थे। ठीक है, जो यादृश गति कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे, अब वो अनुगमन वेग से क्या करेंगे, अनुगमन वेग से यहाँ पे चलेंगे, और कहाँ चलेंगे, ऋण से धन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें पहला काम तो करना है, क्यू निकालना है, वैद्युत धारा कैलकुलेट करना है, और टी निकालना है। तो वैद्युत धारा में आवेश की गणना करना, आवेश क्यू बराबर होता है या नहीं, यानी का मतलब होता है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है पी क्यू में, और इंटू ई। चालक तार हमारा कुछ भी लंबाई का हो सकता है, यक्ष मीटर हो सकता है, 10, 50, 100, 1000 किलोमीटर, जैसे जो हमारे घर में विद्युत आती है, कितने लंबे तार बिछाए जाते हैं, तो इसकी लंबाई बहुत ओवरडोज भी हो सकती है, बहुत ज्यादा लंबा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो है पूरा में आवेश निकालेंगे नहीं, हम एकांक में गणना करेंगे। हमने मान लेंगे यहाँ पे कि एकांक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एकांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, या मैं देखो यहाँ पहले मान लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ गई इसमें, एकांक आयतन में n हो गई। तो जब n हो गई एकांक आयतन में, तो ये देखो इसका पूरा आयतन कितना है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेंगे और लंबाई से गुणा कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हो गया पूरा आयतन से गुणा कर दिया, तो ये पूरे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, कैपिटल एन मान के चलो।
और ये ई लगा दिया या नहीं, हो गया। ठीक है, तो ये आवेश की मात्रा होगी। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एल दूरी तय करने में कितना समय लेते हैं, टी समय लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल सी लॉजिक बता सकते हैं कि किस वेग से गया होगा, अनुगमन वेग से ही जाएगा। अनुगमन वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो एल दूरी तय किया कितने समय में, टी समय में, तो एल बाई टी हो गया। यहाँ से टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे जो चालक तार है पीक्यू, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू का मान या नहीं ये यल है, और टी का मान यहाँ रखना चाहो तो रख सकते हो यल बाई बी डी, तो यल से यल कट जाएगा, बी डी बटा का बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा या नहीं ए बी डी, यानी तो सीधे यल बाई टी इक्वल टू बी डी। ठीक है, यहां तक अगर कहता है तो ठीक है। अगर ये धारा घनत्व तो कह रहा है तो हम जानते हैं तो धारा घनत्व जे बराबर आई बाई ए, तो आई की वैल्यू ये रख दो, और बटे यहाँ पे क्या है ए से कट जाएगा, यानी ई ए यानी ई बी डी आ जाएगा। ये धारा घनत्व और किसमें हो गया, अनुगमन वेग में संबंध हो गया, दो हेडिंग्स यहाँ पे इकट्ठा हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ओम का नियम देखेंगे। ठीक है, चलो अभी टाइम है, फटाफट मैं ओम का थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो हम देख लेते थोड़ा सा ओम का नियम देख लीजिए फटाक से। उसका गतिशीलता फटाफट देख लीजिए। हम ओम का डेरिवेशन अन्य क्लास में देखेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से डेरिवेशन हो गया है। ओम का नियम एक क्लास में एक से ज्यादा डेरिवेशन का मतलब बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं ओम का नियम। ठीक है, सिंपल सा एकदम नियम है बच्चों। ठीक है, सिंपल सा नियम है, अगर कोई हमारे पास चालक तार है, हम उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। भौतिक अवस्था में क्या आ गया, लंबाई आ गई तार की, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ गया, इसके अलावा टेम्परेचर हो गया। अगर इनमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उस समय जो चालक तार होगा उसके सिरों पे जो हम विभवांतर वी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विभवांतर जो वी लगाएंगे वह किसके अनुपाती होगा, वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था पर क्या है, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इसके अलावा ताप हो गया आदि कह लो। ठीक है, तार का तापमान कह लो, इनमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा चालक तार के दोनों सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा, दोनों के विभव जो अंतर उत्पन्न होगा, वो उसमें प्रवाहित जो धारा आई होगी उसके अनुपाती होता है। ये हमारा जो है इसमें नियम है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं उसको फटाक से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब यहां पे सवाल है भौतिक अवस्था से क्या मतलब है वैसे। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि। ठीक है, पदार्थ जैसे बदल दो, ठीक है ना, तो भी मैटर बदल जाएगा, मतलब भौतिक का मतलब वही हो गया जो भी देख रहे हो। ठीक है, आदि, इसको परिवर्तित नहीं करना है, अपरिवर्तित रहे। इसकी व्याख्या मैं करूंगा कब क्यों नहीं परिवर्तित हो, इसकी व्याख्या जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं वहां बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो आर होता है ना वो होता है एम एल अपन, रहने दो अभी नहीं, जब डेरिवेशन कराएंगे तो इस पर चर्चा कर लेंगे एक बार। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि क्या रहे, आदि अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर लगाया, उसके सिरों पर लगाते तो नहीं है। ठीक है,
लेकिन मान लो उत्पन्न हो जाता है अपने आप, चलो ठीक है, उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होगा, सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, देखो उसके सिरों जो विभवांतर लगाया गया है v, वह किसके अनुपाती होगा, उसमें जो धारा आई बह रही है उसके अनुपाती होगा। ठीक है, तो लिखोगे उसमें प्रवाहित, उसमें प्रवाहित, उसमें मतलब किसमें, जो हमारा चालक तार होगा उसमें, ठीक है, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात के यहां लिख सकते हैं, अर्थात। अब जैसे नियम लिख रहे हो तो यहाँ पे विभवांतर जैसे लिखो ना, विभवांतर लिख दो v, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ प्रवाहित धारा लिखा ना, यहाँ लिख दो I, इससे क्या होगा, हमें अलग से मानना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर v तथा उसमें प्रवाहित धारा क्या हो, I हो, तो इस बात को मैं फिर से लिखना पड़ता है ना, तो यहाँ पे सीधे अर्थात लिख दोगे v प्रोपोर्शनल टू I, किसके अनुसार, ओम के अनुसार। जैसे इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हो, सभी को पता है v इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे नियतांक आता है r। ठीक है, तो इसे ये हमारा क्या हो गया, नियतांक हो गया। अब यहाँ पे दो शब्द लिखो, बाकी तो हम इस पे जब डेरिवेशन करेंगे तो इसकी चर्चा कर लेंगे कि असल में r है क्या। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि जहां कैपिटल R एक क्या है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक, नियतांक तो है पर ऊपर आया है, जनरली अनुक्रमानुपातिक नियतांक ही लेते हैं, तो एक अनुक्रमानुपातिक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, आर से रेजिस्टेंस भी होता है अंग्रेजी में, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, देख लो सिंपल सा, अगर कोई चीज सीधे प्रोपोर्शनल हो तो वहां पे हम ग्राफ यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, भले ही नियम कुछ भी कहे, पर वास्तविकता ये है कि v I पे डिपेंड नहीं करता, I डिपेंड करती है v पर, एक रियलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसलिए हम v को कहाँ बनाएंगे, ग्राफ में v को बनाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में v I पे डिपेंड नहीं करता, इसका उल्टा होता है, I डिपेंड करती है v पर, जो दूसरे पे डिपेंड करता है, I डिपेंड करता है, तो I इस पे होगा, वैद्युत धारा हमारी इस पे हो जाएगी, वैद्युत धारा I इस पे हो जाएगा। ठीक है, और विभवांतर इस पे हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ग्राफ बनाते हो, देखो प्रोपोर्शनल है से कोई चीज सीधे, तो समझ जाओ कि वहां पे ग्राफ हमारा सीधे जाएगा। सीधे का मतलब होता है 30 अंश 35 अंश, ये सरल रेखा बनेगा, 45 55 60 कुछ भी हो सकता है, समझना सीधे मतलब 45 ही बनेगा, नहीं, एंगल कुछ भी हो सकता है, पर एंगल हमेशा सरल रेखा है तो हमेशा एंगल एक जैसा रहेगा, नहीं ढाल या प्रवणता एक जैसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ जो थीटा बनेगा अपने हिसाब समझ लो, यहाँ जो ढाल होगी इसको प्रवणता भी कह सकते हो। ठीक है, ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे देख लो, ये I बटे R के बराबर होगी, I बटे V के बराबर होगी। ठीक है, हाँ समझ आ गया। तो यहाँ पे जो ढाल होगी वो किसके बराबर होगी, ढाल हमारी यहाँ पे बराबर हो जाएगी I बाई V के। ठीक है, और यहाँ पे V बटे I किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के, यानी यहाँ पे उल्टा नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा किसका होता है, ये धातु चालक में ऐसा देखने को मिलता है। धातु चालक हमेशा ओम के नियम का पालन करते हैं, तो अगर ओम के नियम के अनुसार अगर कोई भी चालक काम कर रहा है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। इसलिए इसको
इसको रैखिक ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इसको अगर कोई हमारा परिपथ है, परिपथ कौन होता है? जो परिपथ चालक से बना होगा इसका पालन करेगा। तो जो भी परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी परिपथ कहते हैं। कौन सा परिपथ कहते हैं? ओमी परिपथ कहते हैं। यानी जिस भी परिपथ में हमेशा क्या होगा, विभवांतर और धारा का अनुपात क्या रहेगा? हमेशा नियतांक होगा, यानी वैद्युत प्रतिरोध के बराबर रहेगा, निश्चित रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बी बटे आई का अनुपात हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, वो होता है ओमी परिपथ। यानी वो किसका पालन कर रहा है? ओम के नियम। क्योंकि ओम के नियम के अनुसार बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इसी को घुमा के बोलो तो बी बटे आई जो होना चाहिए वो नियत होना चाहिए, या नियतांक के बराबर होना चाहिए, यानी वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें हो गई हमारी, ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा एक हेडिंग और हम देखेंगे, एक बार तेज देख लो। अगर कोई चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब हमारे पास है, आदि में हम परिवर्तन न करें, यानी तार की लंबाई दी जाएगी, तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दिया जाएगा, अपरिवर्तित रखते हैं तो उस समय जो उसके सिरों पे लगाया गया विभवांतर भी होगा, उसमें प्रवाहित धारा आई की क्या होता है? अनुकमानुपाती होता है। जैसे प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे यहाँ नियतांक आ जाएगा आर। इसे हम क्या कहते हैं? चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास चालक होगा उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। इसका ग्राफ बनाना है तो सीधे ग्राफ बन जाएगा। बस ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना विभवांतर को कहाँ रखना है? विभवांतर को हमेशा एक्स अक्ष पे रखना है, क्योंकि इस हिसाब से देखोगे तो विभवांतर को वाई पे होना चाहिए और आई को कहाँ होना चाहिए? एक्स अक्ष पे होना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पे। चलो हो गया ना, तो फटाफट हम देखेंगे आगे, गतिशीलता देख लेते हैं और गतिशीलता देख लेंगे और उसमें संबंध देख लेंगे। इसी के साथ क्लास को हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो हम आवेश की गतिशीलता एक बार फटाक से देख लेते हैं। आवेश की गतिशीलता क्या होती है? देखो हम पढ़ रहे हैं चालक, क्या पढ़ रहे हैं? चालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम चालक पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी चालक तार पे विभवांतर देते हैं, विभवांतर का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते। क्या स्थापित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। तो वो किस वेग से गति करता है? अनुगमन वेग से गति करने लगता है। ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, देख लो, कुछ है नहीं। गतिशीलता जो है कुछ है नहीं, इसको मोबिलिटी भी कहते हैं। जो क्या कहते हैं? इसको मोबिलिटी भी कहते हैं, मोबिलिटी भी कहते हो, मोबिलिटी ऑफ। आवे वाहक का मतलब होता है कैरीज करने वाला। क्या करने वाला होता है? ये होता है कैरीज करने वाला। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं इसमें, सिंपल सा एकदम देख लो। जैसे मान लो अगर हम किसी चालक तार में क्या हमने किया, हमने जैसे ही वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो यादृश गति कर रहे थे वो किस वेग से गति करने लगते हैं? अनुगमन वेग से। तो ध्यान रखो अनुगमन वेग वीडी और जो वैद्युत क्षेत्र हमने स्थापित किया है ई, इन्हीं दोनों का अनुपात कहलाता है गतिशीलता। और इस गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं और मी बराबर होता है वीडी अपान कैपिटल ई, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है? गतिशीलता को म्यू से दर्शाते हैं। म्यू बराबर होता है, देखो वैद्युत क्षेत्र जैसे किसी चालक तार में स्थापित करते हो तो एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग उसे प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? वही गतिशीलता होती है। अब इसको लिखने के कई तरीका है, यहाँ दो तरीके से परिभाषा बना सकते हो, या तो वैद्युत क्षेत्र को एकांक कर दो, या तो दोनों को अनुपात से भी परिभाषित करते हो। मैं पिछली कई सालों से बताते आ रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंसेस बनाने की टेक्निक होनी चाहिए, तो ये फार्मूले से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, देख लो, चलो बता देते हैं कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज तो मैं अनुपात से लिखूंगा, थोड़ा सा पहले एक बार उससे बता दूं। लिखोगे किसी चालक तार, ठीक है, किसी चालक तार में एकांक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, किसी चालक तार में एकांक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है।
क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। ऐसे लिख लो, किसी आवेश वाहकों को एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, आवेश वाहकों को, किसी आवेश वाहकों को एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग क्या कहलाता है? आवेश वाहकों की गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, ये तो हम अनुपात से भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिखोगे वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि बिना वैद्युत क्षेत्र के कुछ होता ही नहीं है। वैद्युत क्षेत्र के कारण, देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, अनुपात से लिख दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहक क्या प्राप्त करते हैं? अनुगमन वेग। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों, आवेश वाहकों द्वारा, आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि आवेश वाहक, यहां पे देखो, अब आवेश वाहक शब्द हम क्यों प्रयोग करें, यही सवाल है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के, देखो अगर हम केवल चालक की बात कर रहे हैं, धात्विक चालक की, तो वहां पे आवेश वाहक कौन हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगर मैं वहीं पे किसकी बात करता हूं, अगर अर्धचालक की बात करता हूं, तो अर्धचालक की अगर मैं बात करूंगा तो वहां आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होता है और पोटर भी होता है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं विद्युत भट्ट पदार्थों की बात करता हूं तो उसमें आवेश वाहक धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। तो इसलिए यहाँ आवेश वाहक प्रयोग करा है, क्योंकि अगर गतिशीलता हम चालक पदार्थ में, धात्विक चालक में निकाल रहे हो तो ठीक है, इसको ना कहीं और भी निकाल रहे हो तो भी ये आवेश वाहक शब्द वहां के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, चलो, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग, प्राप्त अनुगमन वेग बीडी, प्राप्त अनुगमन वेग बीडी। ठीक है, प्राप्त अनुगमन वेग बीडी तथा, अब देखो अनुगमन वेग बीडी हो गया, तथा हमने जो उसको वैद्युत क्षेत्र दिया है, ठीक है, तथा अनुगमन वेग बीडी तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र, तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र, आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई का अनुपात, आरोपित वैद्युत क्षेत्र का अनुपात उस आवेश वाहक का क्या कहलाएगा? उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाता है। उस आवेश वाहक की अनुपात, उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाता है। शीलता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। अब यहां पे क्या हो जाएगा? अतः म्यू बराबर क्या हो जाएगा? वीडी बटे यू। ठीक है, जैसे चाहो से बना लो, बस याद रखना गतिशीलता क्या होती है? ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। तो यहाँ पे सीधे नहीं लिखना अनुगमन वेग, क्योंकि अनुगमन वेग किसके कारण प्राप्त होता है? वैद्युत क्षेत्र के कारण। ऐसे लिखोगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, या ऐसे लिख लो वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश वाहकों द्वारा, या अगर मान लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चर्चा कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लिए वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र का अनुपात, ठीक है, कि के अनुपात को क्या कहते हैं? उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। लेकिन अगर आवेश वाहक कह रहा है तो आवेश वाहक इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और बनता है, चलो अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा गतिशीलता में
और धारा घनत्व में थोड़ा संबंध देख लेते हैं यहीं पे छोटा सा, ठीक है। गतिशीलता, ये छोटा सा लिख दे रहे हैं, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा अगर कहता है तो भी ठीक है, अगर मान लो धारा घनत्व पूछ दिया तो भी, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाएगा, धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। चलो देखो, संबंध कोई जोड़ने वाला कड़ी चाहिए। वैद्युत धारा या धारा घनत्व में वीडी होता है, इसमें भी हमारा वीडी है, तो ये दोनों को कनेक्ट आसानी से कर सकता है, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं करूंगा, सीधे देखो गतिशीलता क्या हो गई, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। आराम देख लो, गतिशीलता क्या होगी, गतिशीलता हमारी न्यू बराबर क्या हो जाएगी, न्यू बराबर जाएगी वीडी बटे ई, हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम वीडी का मान यहां से निकाल लेते हैं, या वीडी बराबर निकाल लो, रख देंगे उसमें, वीडी बराबर क्या हो जाएगा, इसको तरफ जो हो जाएगा म्यू ई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमको यहाँ वैद्युत धारा निकालना, तो वैद्युत धारा, धारा घनत्व निकालना, धारा घनत्व तो ले सकते हो, जिसको भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, वैद्युत धारा आई बराबर क्या होता है बताओ, वैद्युत धारा आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। अगर धारा घनत्व से निकालना है तो यहीं पे धारा घनत्व लिखेंगे, ए गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एन ई ए, वीडी की जगह क्या रख सकते हैं, वीडी की जगह रख सकते हैं म्यू ई, रख सकते हैं यहाँ पर म्यू ई रख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे, या यहाँ बता दो मुझे म्यू बराबर क्या हो जाएगा, गतिशीलता बराबर म्यू बराबर, ये सभी गुणे में रह जाएंगे तो भागे में हो जाएगा आई बटे एन ई ए ई, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, ये हमारा बस संबंध हो गया दोनों बीच में, तो कुछ कठिन उठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखो बस समझने की बात है, थोड़ा सा समझ के रखोगे तो कुछ कठिन उठिन नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा, म्यू बराबर वीडी बटे ई पढ़ लिया, यहाँ से वीडी के मान निकाले, चाहे यहाँ से निकाल लो, वैद्युत धारा में संबंध चाहिए, तो वैद्युत धारा क्या होता है, एन ई ए वीडी होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ लिया, तो यहाँ पे हम वीडी का मान रख देंगे म्यू ई। अब यहाँ से म्यू का मान निकाल लो, ठीक है, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे एन ई ए वी, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये कह दिया कि गतिशीलता का मान धारा के संबंध में ज्ञात कीजिए, धारा के रूप में प्राप्त कीजिए, तो ये भी बनेगा। अगर ये धारा घनत्व तो कहता तो बच्चों यहाँ पे ए नहीं होगा, या फार्मूले में ए नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे आबलिक करके, यहीं पे जस्ट आबलिक करके, यहीं से, ठीक है, यहीं से मैं आबलिक कर देता हूँ, जो भी निकालना हो इसे निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ से जो भी निकालना, वैद्युत धारा निकालना है तो वैद्युत धारा, धारा घनत्व निकालना है तो धारा घनत्व। बताओ धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, जे बराबर होता है एन ई ए नहीं होता है, और ये जाता है वीडी। तो बताओ वीडी की वैल्यू क्या निकली है, एन ई, वीडी की वैल्यू निकली है म्यू ई। तो यहां से बताओ गतिशीलता जो हमारी है, गतिशीलता आवेश वाहकों की, ये म्यू बराबर क्या निकल जाएगा, ये तीनों गुणे में है, एन ई और ये चला जाएगा तो बटे में, तो यहाँ पर जाएगा जे, भाई उल्टा लिख रहा हूँ क्या मैं, जे ऐसे नहीं, न्यूटनता वो होता है, ठीक है। चलो तो जे बटे क्या हो जाएगा, जे बटे एन ई कैपिटल, ये हमारा बन जाएगा। तो कुछ फार्मूले में दम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं एक बार तेजी से गतिशीलता को दोहराता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है। चलो क्लास का मैं शेड्यूल कर देता हूँ, शेड्यूल उसको देख लिया करो कब शेड्यूल रहता है, क्योंकि मुझे कई क्लासेस लेनी होती है ना, जैसे यहाँ पे 12th की, तो 12th की पहले भी वीडियो देख सकते हो, पहले से पूरा उसमें सेटअप है, ठीक है। और खास करके देख सकते हो पेपर, अगर तुमने पढ़ लिया है एक बार कॉलेज या कोचिंग कहीं पढ़ लिया है, तो पेपर संग्राम जो नाम से हमारा जो है 2023-24 के नाम से है, उसको आराम से देख सकते हो, वो पूरा अच्छे से रिविजन है उसमें, बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे एक बार तेजी से देख लो, गतिशीलता क्या होती है, हमने कहा जैसे वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हो तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो आवेश वाहक होते हैं वो अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, यातिज गति छोड़ देते हैं, यातिज गति क्या करते हो, छोड़ देते हैं, अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। तो यहाँ पे
इसलिए हम क्या करते हैं, गतिशीलता जो होती है वो अनुगमन वेग, वैद्युत क्षेत्र के कारण जो अनुगमन वेग प्राप्त कर रहे हैं वीडी, और जो हमने उन पे वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया था, दोनों का अनुपात जो है, इसी को हम कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं इसको? आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसको आई के साथ संबंध निकालना तो यहाँ से वीडी का मान हम यहाँ से रख सकते हैं। वीडी का मान क्या हो जाएगा? वीडी का मान हो जाएगा आई बटे एन ई ए। इसको भागम करते तो वीडी बराबर हो जाएगा आई बटे एन ई ए। तो यहाँ वीडी रख सकते हैं आई बटे एन ई ए। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। और धारा घनत्व की भी वही हालत है। तो सिंपल सा। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। मैं शेड्यूल कर दूंगा, आराम से शेड्यूल करके देखते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जाते थे बस, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम लूंगा। हम ला रहे हैं जो है स्मार्ट स्पार्ट पूरा जो है ला रहे हैं, पूरा स्पार्ट रिविजन ला रहे हैं नई बैच के लिए। और ये होगी 2025 पेपर्स की तैयारी, जिसमें अगर बच्चे एक बार पहले से पढ़ ली हो, 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर में जो है हम पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरा हिंदी में फिनिश करेंगे। और फीस हमने मात्र 1199 रुपए रखी है। उसे फीस न मान के चंदा समझ लो, क्योंकि अगर बच्चे अगर 100-150 हो गए तो डिजिटल बोर्ड कलेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसमें बच्चों के लिए आसानी होती है। ये समझ लो कि सब चंदा लगा दे रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से अगर कोई पेड करना चाहो तो फोन पे या गूगल पे या फिर अकाउंट नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी से पेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज कर सकते हो। पर मैं देखो खाली नहीं, तो जब भी खाली रहूंगा तो रिप्लाई जरूर दूंगा। और जब भी मैसेज करो तो इतना मैसेज कर दो कि सर अपना जो है ना, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो लिख दिया करो, क्योंकि कभी कभी अदर स्टेट के बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो समय नहीं आता, तो यहाँ पे ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो इस पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो। व्हाट्सएप भी कर सकते हो और टेलीग्राम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और कुछ पे मैसेजिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, और किस पे नहीं कर सकते? तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेजिंग कर सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है बच्चों, कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ भी कोई हेडिंग पे प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक प्रॉब्लम हो तो बता दोगे, नेक्स्ट क्लास में उसको भी करा दिया जाएगा। जब लाइव सेशन में करेक्ट अगले सेशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक संबंधित रिलेटेड हो, प्रॉब्लम हो, बिल्कुल खुल के बताओ। तो मैं चल रहा हूँ, एक ही चीज बस जाते जाते कहूंगा, तो हंस तो मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अभी जिंदा है तू पेपर बनाने वाले के नाक में दम कर दे। तो बच्चों इतना दिमाग में रखो, अच्छा नंबर लाना है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा जोश लाना होगा। और पेपर परीक्षाएं बार बार नहीं होती। जो पिछली बार पास होके चले गए, नंबर मिल गया, अब वो नंबर को बदल नहीं सकते। तो तुम्हारे पास अवसर है, नंबर को चेंज करो, नंबर को बढ़ा लो। हर हर 5 नंबर पे 1% इंक्रीज हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। और हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के समय तो हम लगभग सब कलेक्ट करा देते हैं। तो बिल्कुल एकदम जी जान से लग जाओ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एकदम बिंदास होके कहो, हम तैयार हैं। ठीक है, बस मेहनत करने से न चुको। फिर मिलेंगे बच्चों, जय हिंद। ठीक है, बिल्कुल, गुड बाय सभी को।